ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकलता, ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकलता या फिर रात नहीं होती, ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकलता या फिर रात नहीं होती। बस सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, बस सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है जब आपसे बात नहीं होती। नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मराठा शक्ति के उदय के पृष्ठभूमि और इस उदय के पीछे जो एक हीरो के रूप में शिवाजी की भूमिका है उसकी बात करूंगा। मराठा शक्ति न केवल दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर दक्कन के जो अन्य साम्राज्य थे जैसे कि बीजापुर हो गया उसको चुनौती दे रहा था, बल्कि उत्तर भारत में जो एक केंद्रीय शक्ति था वो औरंगजेब का यानी मुगलों को भी एक चुनौती प्रदान कर रहा था। तो सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी या ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो मराठा शक्ति का उदय होता है। तो परिस्थितियां कोई एक नहीं होती है। किसी भी शक्ति के उदय के पीछे न केवल एक शक्ति होती है या न केवल एक कारण होता है, बल्कि कई कारण होते हैं और उन कई कारणों में उस कारणों को एक इम्प्लीमेंट करने वाला जो मेजर रोल प्ले करने वाला पर्सन होता है वो हीरो कहलाता है। और वैसे संदर्भ में हीरो के रूप में शिवाजी का उदय होता है दक्कन के राजनीति में। और उसी राजनीति के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दक्कन भारत में मध्यकाल के अंत में जो मुगल को चुनौती प्रदान किया था, मुगल को जो चुनौती प्रदान किया था वो मराठा शक्ति था। और मराठा शक्ति की बात हम लोग करते हैं। मराठा शक्ति का उदय, मराठा शक्ति का उदय। मराठा शक्ति के उदय हम मुख्य रूप से तीन संदर्भों में देखते हैं। उदय का जो कारण है तीन संदर्भों में देखते हैं। एक जो मराठवाड़ा का जो भौगोलिक स्थिति है उसकी बात करूंगा। दूसरी उस मराठवाड़ा में जो वहां के कवियों और वहां के संतों की जो भूमिका है उसकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। और इसी परिप्रेक्ष्य में शिवाजी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे कि मराठवाड़ा की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी। दूसरा मराठी कवियों एवं धार्मिक संतों की भूमिका है। धार्मिक संतों की भूमिका है। और तीसरा जो है इन सारी परिस्थितियों को इंप्लीमेंट करने वाला जो नायक है वो एक नायक के रूप में शिवाजी की भूमिका। तो चलिए इन सारी बातों पर हम लोग एक एक करके विश्लेषण करते हैं कि मराठवाड़ा में क्या स्थिति थी। चूंकि मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है खासकर कोंकण का क्षेत्र, कोंकण का जो क्षेत्र है वो नदी घाटी और पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। मराठवाड़ा में जो नदी घाटी और पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है, पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है। स्वाभाविक है जब नदी घाटी और पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है तो इन भौगोलिक स्थिति में कृषि और उद्योग नगण्य हो सकता है। कृषि परिणाम स्वरूप क्या होगा? कृषि और उद्योग नगण्य होगा। और जब कृषि और उद्योग यानी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जीरो होगा तो ऐसी स्थिति में वहां का जो मुख्य पेशा होता है वो लूट पर आधारित हो जाता है। तो कृषि और उद्योग की अनुपस्थिति में वहां के जो मुख्य पेशा हो गया लूट हो गया।
पापी पेट का सवाल होता है, तो पेट भरने के लिए जब सामान्य रूप से कृषि और उद्योग का अभाव रहता है, तो ऐसी स्थिति भी या वैसी परिस्थिति में जो है वो लूट महत्वपूर्ण कारण बन जाता है अर्थव्यवस्था के संदर्भ। तो लूट वहां का मुख्य पेशा बन जाता है। इस लूट को एक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करने वाला हीरो के रूप में शिवा था। तो लूट पर आधारित राजनीति प्रारंभ करने वाला शिवाजी ने लुटेरों का एक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान किया। लुटेरों को एक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान किया। शिवाजी लुटेरे को संगठनात्मक ढांचे में ढाला। एक संगठन बनाया और लूट जो पैदल सेना होता था, पहाड़ी वाला क्षेत्र था, मुगल सेना जाए या फिर बीजापुर की सेना जाए, उसको लूट लेता था। तो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, बीच में घाटी होती, तो छिप के लूट लेता था। तो शिवा ने एक लुटेरे का पैदल सेना का गठन किया और उस पैदल सेना लुटेरे को मवाली कहा जाता था। तो ढांचे में ढाला और उस पैदल सेना का जो संगठन बनाया था लुटेरे का, उसे मवाली कहा जाता था। मवाली शिवा मवाली का सरदार बन गया और ये मुगल सेना और बीजापुर सेना को लूटता था मराठवाड़ा के क्षेत्र में। तो लूट पर आधारित राजनीति शिवा ने प्रारंभ किया, चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां उसी संदर्भ में दिखता है। दूसरी बात, जब मराठी कवियों और धार्मिक संतों की बात करते हैं तो यहां देखा जाता है कि मराठी कवियों के संदर्भ में देखा जाता है तो मराठों के पूर्वजों का जो वीरता है, उस वीरता के संदर्भ में वीर रस की कविताओं और कहानियों का एक संग्रह जो है बखार साहित्य में होता है। तो बखार साहित्य उन मराठी कवियों के काव्य संग्रह है, कवियों का यह काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह में मराठों की वीरता का काव्य है। काव्य संग्रह मराठों की वीरता है, यानी वीर रस से संबंधित काव्य का संग्रह इस बखार साहित्य में है कि मराठों के पूर्वज क्या थे, किस तरह से लड़के अपना जीवन यापन करते थे या फिर अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाए हुए रखता था। तो ऐसी स्थिति मराठों की वीरता के, पूर्वजों की वीरता के कहानी या फिर कविता को के माध्यम से मराठी युवा चेतना को जागृत किया। काव्य संग्रह है और ये बखार साहित्य मराठी युवा चेतना को काफी एग्रेसिव फॉर्म में ला दिया है। दूसरा, जब धार्मिक संत की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में जो धार्मिक संत थे, जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, है ना, तो इन सारे संतों ने भी मराठी युवा चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कहा भी जाता है कि जब कई क्रांति या फिर रिवॉल्ट करना होता है तो पेन पावर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस संदर्भ में लेटेस्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, चाहे फ्रांस की क्रांति हो या रशियन रेवोल्यूशन हो, तो वहां आप देखते होंगे कि बुद्धिजीवियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है अपनी खोई हुई अस्मिता को जगाने के लिए। और वैसी स्थिति में युवाओं की चेतना को जगाने के लिए न केवल कवियों ने बल्कि धार्मिक संतों ने भी
अपनी वाणी से, कवियों ने अपने कलम के माध्यम से और धार्मिक संतों ने अपने वाणियों के माध्यम से मराठी युवा को जागृत किया। और जैसा कि मैंने बताया है कि धार्मिक संतों में एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, रामदास, इन सारे कवियों की भूमिका और धार्मिक संतों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें से रामदास की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। और रामदास की रचना दशाबोध चरित, रामदास की रचना दशाबोध चरित ये शिवा पर काफी प्रभाव डालता है। दशाबोध चरित शिवा को काफी प्रभावित किया, शिवाजी को काफी प्रभावित किया। इन सारी परिस्थितियों ने शिवा को उद्वेलित किया, एग्रेसिव किया, और इसी पृष्ठभूमि में शिवा का उदय होता है। जब शिवा की बात करते हैं तो शिवा का व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में देखते हुए किन परिस्थितियों में उसका पालन पोषण हुआ था और किन परिस्थितियों में शिवा ने अपनी लूट पर आधारित राजनीति प्रारंभ किया और अंत में एक मराठी युवा चेतना को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत में, मराठ भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति को स्थापित करने में सफल हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नायक के रूप में शिवाजी की भूमिका। तो शिवाजी की भूमिका की बात करते हैं तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवा का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवा का पिता साजी भोसले थे। साजी भोसले थे और ये साजी भोसले बीजापुर के तरफ से पूना के जागीरदार थे। साजी भोसले बीजापुर रियासत या साम्राज्य कह सकते हैं, रियासत के अंतर्गत पूना के जागीरदार थे। साजी भोसले की दो पत्नी थी। साजी भोसले की दो पत्नियां थी, एक जीजाबाई और दूसरा तुकाबाई, जिसमें तुकाबाई साजी भोसले के साथ रहती थी, है ना, ये साजी के साथ रहते थे। साजी के साथ रहती थी, जबकि तुकाबाई साजी के साथ रहती थी और ये तुकाबाई परित्यक्त की भूमिका में रहती थी। परित्यक्त कहा जाता है जिसका पति छोड़ देता है, पति से हटके, ये परित्यक्त की भूमिका में रहती थी। और इसी परित्यक्त जीजाबाई से उत्पन्न पुत्र शिवा है, यानी शिवा की मां जीजाबाई से उत्पन्न पुत्र शिवा है। तो शिवा की मां का नाम जीजाबाई और पिता का नाम साजी भोसले। चूंकि साजी भोसले के साथ नहीं रहती थी तो शिवा का भी साजी भोसले से संपर्क हटा हुआ था। खैर, तो वैसी स्थिति में जब शिवा राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करता है लूट पर आधारित, उससे पहले इसकी चर्चा कर देता हूं कि शिवा का जो संरक्षक था, प्रोटेक्टर जो था, वो दादाजी कोंडादेव था। हाँ, शिवा का संरक्षक दादाजी कोंडादेव। जबकि शिवा के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके आध्यात्मिक गुरु जो दशाबोध चरित की रचना किए थे रामदास का रहा।
तो जो कि शिवा का आध्यात्मिक गुरु रामदास जो दशावतार चरित्र की रचना की। तो शिवा की बात कर रहे हैं तो शिवा की शादी भी हो जाती है और शिवा की शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। शिवा की शादी 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की अवस्था यानी 1640 ईस्वी में, 1627 में शिवा का जन्म हुआ और 1640 ईस्वी में शिवा की शादी साईबाई निम्बालकर के साथ होती है। साईबाई निम्बालकर के साथ, साईबाई निम्बालकर के साथ शिवा की शादी 13 वर्ष में शिवाजी की भी शादी हो जाती है। सॉरी, हाँ, शिवाजी की भी शादी, और 13 वर्ष में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी शादी होती है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में ग्रेट हैं, महान है। तो शिवा की शादी हो जाती है और शिवा की शादी के बाद तो स्वाभाविक है जब शादी हो जाता है तो घर गृहस्थी संभालने के लिए गार्जियन पर भी दबाव पड़ता है, भले वो अलग रहे। वैसी स्थिति में जब शिवा की शादी हो जाती है तो उसके बाद शाहजी भोसले जो पूना के जागीरदार थे, शाहजी भोसले ने शिवा को पूना की जागीरदारी सौंप देता है और स्वयं बीजापुर में नौकरी करने चला जाता है। तो शादी के बाद शिवा को पूना की जागीरदारी शाहजी भोसले सौंपकर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने चला जाता है। पूना की जागीरदारी सौंपकर शाहजी स्वयं बीजापुर में नौकरी करने चला जाता है, नौकरी करने चला जाता है। लेकिन शिवा बचपन से ही लड़ाकू प्रवृत्ति का था, अपनी अस्मिता को बनाए, एक स्वतंत्र अस्मिता को बनाए रखना चाहता था। इसी पृष्ठभूमि में शिवा को खैर पूना की जागीरदारी मिल ही चुका था, कमाने खाने का जरिया मिल ही चुका था, लेकिन अपनी जो अंतरात्मा की जो महत्वाकांक्षा है उसको दबाए हुए रखना नहीं चाहता था। अपनी उसी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए शिवा ने 1644 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण कर देता है। तो 1644 ईस्वी में शिवा बीजापुर पर आक्रमण कर देता है, बीजापुर पर आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण के दरमियान उसने बीजापुर का जो महत्वपूर्ण किला था तोरण के किला पर भी आधिपत्य स्थापित कर दिया। बीजापुर के अधीन ही तोरण का किला था, तो तोरण के किला पर भी शिवा ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वैसी परिस्थिति में और इसी तोरण के अधीन ही यानी तोरण के किला में ही एक नए किला रायगढ़ का निर्माण किया। शिवा ने रायगढ़ के किला का निर्माण किया। अपनी महत्वाकांक्षा को और आगे बढ़ाते हुए शिवा ने 1648 ईस्वी में चार साल के बाद यानी स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहते, अपने जो राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए शिवा अपने स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ाए रखने के लिए 1648 ईस्वी में 2 महत्वपूर्ण किलों पर आधिपत्य स्थापित कर। 1648 ईस्वी में शिवा ने नीलोजी कंठादेव के साथ संघर्ष किया जो बीजापुर रियासत के अधीन ही था। तो नीलोजी कंठोदेव से पुरंदर का किला छीन लेता है, पुरंदर का किला
पुरंदर का किला छीना। और इसी 1618 ईस्वी में शिवा ने 1648 ईस्वी में 1648 ईस्वी में शिवा ने एक और महत्वपूर्ण किला को अपने अधीन कर लेता है, और वो चंदाराव मौर्य से वसीन की किला को अपने अधीन कर लेता है। वसीन चाकन, हाँ वसीन की किला को भी आधिपत्य में ले आता है। और ये पुरंदर का किला जो है शिवा ने नीलोजी कंठोदेव से छीना। शिवा न केवल यही रुका, बल्कि अपना जो राजनीति है उसको और आगे बढ़ाते हुए 1656 ईस्वी में 1656 ईस्वी में शिवा ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवा ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जब बीजापुर को लगा कि शिवा अब बीजापुर के लिए खतरा बन रहा है, हालांकि इसी दौरान 1656 ईस्वी के दौरान ही बीजापुर के शासक अली आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, और वैसी स्थिति में अली आदिल शाह सेकेंड और पुराने जो अली आदिल शाह फर्स्ट थे, उनकी जो विधवा बेगम थी, वो शिवा को सबक सिखाने के लिए अफजल खान को तैयार करता है, सेनापति बनाता है। तो अफजल खान को शिवा को सबक सिखाने के लिए बीजापुर के शासक अली आदिल शाह टू और पहले का जो अली आदिल शाह फर्स्ट का जो विधवा है बेगम, उन दोनों ने मिलकर जो है शिवा को सबक सिखाने के लिए अफजल खान को भेजता है। बीजापुर के शासक ने शिवा को सबक सिखाने के लिए, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए अफजल खान को भेजता है। अफजल खान शिवा को अपना दूत भेजकर मिलने के लिए आमंत्रित करता है, और शिवा भी अफजल खान से मिलने से पहले शिवा को इस बात का आभास हो रहा था कि शायद अफजल खान धोखा दे सकता है। वैसी परिस्थिति में शिवा भी अपने आप को कॉन्शियस रखते हुए अफजल खान से मिलने का तो समय दे दिया, मिलने का जगह भी तैयार कर लिया प्रतापगढ़ के किले में। शिवा की तुलना में अफजल खान काफी लंबा था, काफी जायंट पर्सनालिटी का था। शिवा उसका लगभग एस्टोमेच यानी पेट के बराबर ही होता था। वैसी स्थिति में शिवा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अफजल खान को मिलने के लिए बुलाया, और दोनों की मुलाकात, अफजल खान और शिवा की मुलाकात प्रतापगढ़ के किले में होती है। प्रतापगढ़ के किले में अफजल एवं शिवा की मुलाकात होती है। शिवा को पहले से ही पता था शायद ये धोखा देगा, और अफजल खान का लगभग पेट के बराबर ही शिवा होता था। अफजल अपने हाथों में नख बाल का, इसको कह सकते हैं कि बाघ का जो पंजरा होता है वो हाथ में लगाए हुए रहता है, और जैसे ही
अफजल खान गले लगता है, शिवाजी गले लगते हैं, शिवा अफजल खान को पेट चीर देता है और इसी प्रतापगढ़ के किले में अफजल खान की हत्या कर देता है शिवा। मुलाकात हुई, शिवा ने अफजल खान की हत्या कर दी। अफजल खान की हत्या कर दी। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझता था शिवा, है ना, और समझना भी नहीं चाहिए। तो शिवा ने अफजल खान की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद शिवा और अधिक आक्रामक हो गया, है ना। इस हत्या के बाद शिवा और अधिक आक्रामक हो गया और अधिक आक्रामक हो गया। शिवा और अधिक आक्रामक हो गया और इस बदले परिस्थिति में 1659 ईस्वी तक आते आते शिवा ने पानपुरा, पन्हाला और कोल्हापुर को अपने नियंत्रण में ले लिया, है ना। पानपुरा, पन्हाला और कोल्हापुर जैसे महत्वपूर्ण किले को शिवा ने अपने अधीन कर लिया। बीजापुर के अधिकांश क्षेत्रों पर शिवा का आधिपत्य स्थापित हो गया। दूसरी ओर जब मुगल की स्थिति देखते हैं तो मुगलों ने जो उत्तर भारत से शासन करता था, औरंगजेब उस समय शासन व्यवस्था में आ गया था, सत्ता पर काबिज हो गया था औरंगजेब, तो मुगलों के लिए भी शिवा काफी खतरा था। और वैसी स्थिति में मुगलों ने शिवा को नियंत्रित करने के लिए, चूंकि बीजापुर को नियंत्रित करने के बाद शिवा मुगलों को चुनौती प्रदान कर रहा था और मुगलों ने उसकी चुनौती को रोकने के लिए, उसकी चुनौती को समाप्त करने के लिए बीजापुर के साथ एक गुप्त संधि कर शिवा को नियंत्रित करना चाहता था। और इसी परिस्थिति में शिवा को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने, खासकर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। तो शिवा को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन भेजा। शाइस्ता खान को दक्कन भेजा। शिवा शाइस्ता खान पर भी अपना आक्रामक रुख अपनाए हुए रहता था। शिवा को जब पता चला कि शाइस्ता खान भी जो है सो हमें नियंत्रित करने के लिए आ रहा है, तो शाइस्ता खान जैसे ही प्लान बनाया था, बस उसी जिस दिन वो फिक्स किया था उससे पहले की मध्य रात्रि में शिवा ने शाइस्ता खान के पूना पर, जहां पूना में ठहरा हुआ था शाइस्ता खान, उस पर शिवा आक्रमण कर दिया, उसकी सेना को लूट लिया और शाइस्ता खान को भी घायल कर दिया। यहां तक कि न केवल शाइस्ता खान को घायल किया बल्कि शाइस्ता खान के एक पुत्र और उसके सेनाध्यक्ष को भी शिवा ने मार डाला। तो इस प्रकार जब शिवा के आक्रमण से शाइस्ता खान की स्थिति कमजोर हुई, औरंगजेब शाइस्ता खान को वापस बुला लेता है। शाइस्ता खान से औरंगजेब बात करना भी मुनासिब नहीं समझता है और वैसी स्थिति में शिवा शाइस्ता खान को वापस बंगाल भेज देता है और उसके जगह पर शिवा को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने राजपूताना का जो आमेर के जो राजपूत शासक हुआ करता था मिर्जा जयसिंह, तो मिर्जा जयसिंह जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था में शामिल था, तो शाइस्ता खान के बाद औरंगजेब जो मुगल शासक है, औरंगजेब ने जयसिंह को मराठवाड़ा भेजता है।
शिवा को नियंत्रित करने के लिए, जब शाइस्ता खान के अभियान को असफल शिवा कर देता है। शिवा की भूमिका जब मराठवाड़ा में बढ़ रहा था तो वैसी स्थिति में मुगलों के लिए काफी चुनौती प्रदान हो रहा था और औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह जब दक्कन पहुंचता है, दक्कन में, तो इसने बीजापुर के साथ गुप्त संधि करता है औरंगजेब के माध्यम से, औरंगजेब के तरफ से बीजापुर के शासक के साथ गुप्त संधि करता है शिवा को कंट्रोल करने के लिए। शिवा को इस बात को आभास हो गया कि हमारे पीछे दो शक्ति लग गई है, एक बीजापुर और दूसरा औरंगजेब यानी मुगल। शिवा चूंकि जयसिंह इस बात को समझता था कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त बन सकता है और बनता भी है, यह प्लेटफॉर्म है दुश्मनों का दुश्मन दोस्त, तो वैसी स्थिति में जयसिंह ने बीजापुर को अपने विश्वास में लेकर शिवा को नियंत्रित करना चाहा, क्योंकि शिवा दोनों का दुश्मन था, बीजापुर का भी और मुगलों का भी। तो जयसिंह जैसे ही दक्कन आया और शिवा को लगा हमारी स्थिति कमजोर है, तो वैसी स्थिति में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। तो दक्कन में जब जयसिंह आता है, जयसिंह जब दक्कन में प्रवेश करता है, जयसिंह ने 1665 ईस्वी में वज्रगढ़, सिंहगढ़ और रायगढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। वज्रगढ़, सिंहगढ़ एवं रायगढ़ पर आक्रमण कर अपने नियंत्रण में ले लिया। शिवा घबरा गया और अंतोगत्वा 1665 ईस्वी में शिवा संधि करने को मजबूर हो गया। शिवा संधि करने के लिए मजबूर हो गया जयसिंह के साथ। और इसी परिप्रेक्ष्य में शिवा और जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में होती है। जून 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि क्या 1665 ईस्वी में शिवा और जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई। शिवा मराठवाड़ा की तरफ से और जयसिंह जो है मुगलों की तरफ से। तो जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की जो शर्तें थी, अब इसकी शर्तों पर बात करते हैं। तो शर्तें जो थी वो काफी मुगल के तरफ से आक्रामक थी शिवा के लिए। संधि की शर्तें थी कि जो मराठवाड़ा का जो 23 महत्वपूर्ण किला था वो मुगलों को देना पड़ा शिवा को। 23 महत्वपूर्ण किला शिवा ने मुगलों को प्रदान किया, जिसकी वार्षिक आमदनी 4 लाख हुआ करती थी। जिसकी वार्षिक आमदनी 4 लाख। वैसे महत्वपूर्ण 23 किला को मुगलों को देना पड़ा। दूसरा, मात्र 1 लाख राजस्व वाले या 1 लाख वार्षिक आमदनी वाले 12 किला शिवा के पास रहा। मात्र 12 किला शिवा के पास रहा, जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख मात्र थी। दूसरा शर्त यह था कि शिवा
जब मुगलों पर बीजापुर का आक्रमण होगा तो मुगलों को सहायता प्रदान करेगा। यदि बीजापुर मुगल पर आक्रमण करता है, मुगलों पर आक्रमण करेगा तो शिवा मुगलों को सहायता प्रदान करेगा। मुगलों को सहायता प्रदान करेगा। तीसरा जो टर्म एंड कंडीशन ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत थी, 1665 के पुरंदर की संधि के तहत जो थी, तो उसमें यह बात था कि जो साधारण जो महत्वपूर्ण किला नहीं, साधारण जो किला था सिंहगढ़, वज्रगढ़ और रायगढ़, उसको शिवा को दिया गया, लेकिन उसका वो जीर्णोद्धार नहीं करेगा, डेंटिंग पेंटिंग नहीं करेगा, मरम्मत नहीं करेगा। शिवा सिंहगढ़, वज्रगढ़ एवं रायगढ़ का जीर्णोद्धार नहीं करेगा। जो किला है उसको जीर्णोद्धार नहीं करेगा। और जो चौथा जो महत्वपूर्ण संधि है वो यह था कि दक्कन के प्रधान के रूप में शिवा को मान्यता मुगलों ने दिया और दक्कन के प्रधान यानी सरदेशमुख घोषित किया और सरदेशमुख वसूलने का अधिकार भी दिया शिवा को मुगलों ने, लेकिन चौथ वसूलने के अधिकार से वंचित कर दिया। तो शिवा को दक्कन के प्रधान के रूप में सरदेशमुख नियुक्त किया गया। सरदेशमुख नियुक्त किया गया और यहां तक कि सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन सरदेशमुखी वसूल सकता है, चौथ वसूल नहीं सकता है। सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया, लेकिन चौथ वसूलने के अधिकार से वंचित कर दिया। चौथ नहीं वसूल सकता, केवल सरदेशमुखी वसूल सकता। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में ये एक प्रकार का कर वसूली का है जो मैं बताऊंगा कि सरदेशमुखी होता है जो मराठों के अधीन जो क्षेत्र है मराठवाड़ा का, वहां से वसूला जाने वाला राजस्व, और चौथ होता है जो मुगल वसूलता था, लेकिन मराठा जो है उस पर अपना पुश्तैनी अधिकार समझता था। चौथ वसूलने के संदर्भ में ही मराठा और मुगलों के साथ संघर्ष रहता है। खैर, इन सब बातों पर और भी अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, जब मैं आगे मराठा का जब प्रशासन की चर्चा करूंगा, शिवा का प्रशासन। तो अभी फिलहाल तो मैं कह रहा हूं कि ये पुरंदर की संधि के तहत जो शिवा को दक्कन का सरदेशमुख नियुक्त किया, सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार से वंचित कर दिया। ये पुरंदर की संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी जो शिवा को असहज करता है। खैर, ऐसी परिस्थिति में 1666 ईस्वी में जयसिंह और शिवा की दोस्ती तो पुरंदर के तहत हुई है, तो 1666 ईस्वी में शिवा को जयसिंह ने मुगल दरबार में आने का निमंत्रण दिया औरंगजेब की तरफ से। यानी 1666 ईस्वी में शिवा ने आगरा की यात्रा किया। आगरा की यात्रा कहने का मतलब मुगल दरबार में आना, औरंगजेब के पास आना। और ये शिवा जयसिंह के कहने पर आया। जब मुगल दरबार में आया मुगल दरबार में जब शिवा आया तो अपने आप को वह उपेक्षित महसूस करने लगा। मुगल दरबार में अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगा। इस मुगल दरबार में औरंगजेब ने
शिवा को मनसब प्रदान किया, और मनसब जी पर प्रदान किया वह मात्र 4000 का मनसब था, और वो 4000 का मनसब शिवा के पुत्र को भी प्रदान किया गया था, संभाजी को। तो शिवा जो आगरा के किला में आता है, मुगल दरबार में आता है, वो अपने 4000 सैनिकों के साथ भी आता है, 4000 सैनिक प्लस अपने पुत्र संभाजी के साथ, संभाजी के साथ जो है मुगल दरबार में शिवाजी आता है अपने 4000 सैनिकों के साथ। मुगल दरबार में जब आता है तो अपने आप को वो महसूस अच्छे ढंग से नहीं कर रहा, उपेक्षित महसूस कर रहा है, लग रहा है कि उसे अपमान हो रहा है। एक मराठवाड़ा का सरदेशमुख और मुगल दरबार में एक सामान्य सैनिक की तरह रह रहा है ना। यहां तक कि शिवा को, चूंकि दबाव में शिवा थे, शिवा को लगा कि हमारा अपमान हो रहा है। शिवा को मात्र 5000 के मनसब प्रदान किया गया, जो उसके पुत्र के बराबर था। पुत्र को भी 5000 का ही मनसब था। स्वाभाविक है, पिता और पुत्र में अंतर होना चाहिए, रेशियो। दूसरी बात कि औरंगजेब शिवा से नहीं मिला था। स्वाभाविक है, एक लेवल के बराबर में मुलाकात नहीं होती है, उसके नीचे के लोगों के साथ मुलाकात होती है तो अपने सामने वाले को बोरिंग फील होता है। तो मनसब प्रदान किया, इससे शिवा नाराज था। दूसरी, औरंगजेब शिवा से मिला नहीं। शिवा से नहीं मिलने का कारण था, हालांकि बाद में औरंगजेब इस बात को अफसोस भी किया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब शिवा मिलने के लिए गया उस दिन शिवा से ना मिलकर औरंगजेब अपने बर्थडे में बिजी था, यानी वो अपना जन्म दिवस मनाने में बिजी रह गया था। तो औरंगजेब भी नहीं मिला, उचित सम्मान महसूस नहीं किया। हैप्पी बर्थडे भी कम से कम बोलवाने के लिए आता कि चलो आज मेरा बर्थडे है आ जाओ, वहां भी केक खाने के लिए औरंगजेब नहीं बुलाया। अपने आप को उपेक्षित महसूस किया। शिवा ने विद्रोह कर दिया, औरंगजेब की बातों की अवहेलना करने लगा। वैसी स्थिति में जो औरंगजेब का जो मुगल दरबार में जो टॉप मोस्ट जो सहायक असिस्टेंट था, वो औरंगजेब को बोला कि यह आपका तौहीन कर रहा है, इसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। वैसी परिस्थिति में शिवा को जब लगा कि सजा देगा तो शिवा ने आगरा के किला से भागने की कोशिश किया। भागने में सफल भी रहा, लेकिन उसका पुत्र मुगल दरबार में ही रह गया, मुगल कैद में ही रह गया। शिवा ने वापस जयसिंह के माध्यम से फिर औरंगजेब को मैसेज भिजवाया कि यदि औरंगजेब माफ कर दे तो मैं फिर से मुगल सेना या मुगल दरबार में हाजिरी लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन औरंगजेब इस बात से नाराज हो गया कि मुगलों की बात काटकर, मुगलों की अवहेलना करके शिवा वापस गया। इसीलिए शिवा की बातों को फिर से मानने के लिए तैयार नहीं हुआ औरंगजेब। वैसी स्थिति में शिवा काफी गुस्से में आ गया और शिवा ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए उन 23 महत्वपूर्ण किला को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया जो मुगलों को प्रदान किया गया था। और वैसी स्थिति में शिवा ने 1669 ईस्वी में 1665 का जो पुरंदर संधि है उसका उल्लंघन कर दिया और उन सारे महत्वपूर्ण किलों को फिर से अपने अधीन कर लिया जो मुगलों को प्रदान किया गया था। अब शिवा और अधिक आक्रामक हो गया और मुगलों से बदला लेने के लिए मुगलों की आर्थिक चोट पहुंचाना चाह रहा था। और उसी संदर्भ में 1670 ईस्वी में शिवा ने मुगलों का जो आर्थिक केंद्र था सूरत, 1670 ईस्वी में शिवा ने सूरत पर आक्रमण कर दिया। और ये सूरत गुजरात में है। सूरत मध्य एशिया के साथ, सूरत की जो भौगोलिक स्थिति है, सूरत मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क स्थल था भारत के लिए। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क स्थल था। तो 1670 ईस्वी में शिवा ने
सूरत पर आक्रमण कर दिया, सूरत अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे मुगलों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। इसी परिस्थिति में अंततः फिर 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में शिवा ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया। और जब राज्याभिषेक करवाया तो राज्याभिषेक के बाद शिवा ने छत्रपति की उपाधि धारण किया, यानी छत्रपति, अपने नाम के आगे छत्रपति की उपाधि धारण किया और उस दिन से छत्रपति शिवाजी कहलाया जाने लगा। छत्रपति की उपाधि धारण किया और दो अन्य, अपने नामों के आगे छत्रपति टाइटल लगा लिया, दो अन्य उपाधि धारण किया, जिसमें एक गो ब्राह्मण प्रतिपालक और दूसरा हैंदव धर्मोद्धारक। गो ब्राह्मण प्रतिपालक और दूसरा हैंदव धर्मोद्धारक। ये दोनों उपाधि जो शिवा ने धारण किया था, यह स्वाभाविक है, मुगलों के काउंटर में किया गया और एक पोलराइजेशन करने की कोशिश है, एक सामाजिक आधार बनाने की कोशिश है मुगलों के विपरीत स्थिति में। जो मुगलों की विपरीत स्थिति है ना, मुगल चूंकि मुस्लिम के प्रतिरोध में एक पोलराइजेशन करने का शिवा का यह प्रयास था और यह बहुत हद तक सफल भी रहा। तो गो ब्राह्मण प्रतिपालक और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि शिवा ने अपने साथ लगा लिया और अपने नाम के साथ छत्रपति शब्द जोड़ा। तो इस तरह से शिवा ने विभिन्न परिस्थितियों को एकीकृत करते हुए मराठा शक्ति को एक मजबूत साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। और वापस फिर आते हैं तो अंततः 1680 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवा की मृत्यु हो जाती है। 1680 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवा की मृत्यु हो जाती है। शिवा की मृत्यु हो जाती है और शिवा की मृत्यु के बाद फिर मराठवाड़ा में गृह युद्ध छिड़ जाता है। वहां के बाद मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्कन में जो मराठा शक्ति का उदय हुआ उसकी कई पृष्ठभूमियां थी और उन्हीं पृष्ठभूमियों में एक हीरो के रूप में शिवा का अभ्युदय होता है और शिवा उन परिस्थितियों को भांपते हुए, समझते हुए, भौगोलिक स्थिति के साथ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो लूट पर आधारित राजनीति थी उसको वह एक संगठनात्मक रूप प्रदान करते हुए एक हीरो के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो न केवल बीजापुर को चुनौती प्रदान किया बल्कि मुगलों को भी दक्कन में चुनौती प्रदान किया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से आप मराठा शक्ति के उदय और किन परिस्थितियों में यह शक्ति उदय हुआ इसकी जानकारी संभवतः आप लोगों को मिल गई होगी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।